जो हमारे लेक्चर का एजेंडा है वो है, हमने आज देखना है कि प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारी सारी डिस्कशन जो है ना इसी के गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि हमने इस बात पे पहले हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पस है, वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल होता है हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट डोमेन्स में, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं जिनको यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइज करके एक मुनासिब इन्वायरमेंट जो है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेस क्या है? जब आपके पास कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो वो प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, एमएस वर्ड की एग्जिट फाइल पड़ी हुई है, तो वो आपके पास, आप उसको प्रोग्राम कह सकते हैं। लेकिन जब आप उसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और वो आपका जो एमएस वर्ड जो है वो हार्ड डिस्क से वो रैम में लोड हो जाता है, उसको प्रोसेसर असाइन हो जाता है, उसको और डिवाइसेस असाइन हो जाती हैं, तो वो हमारे पास प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी है। और प्रोग्राम जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास वो जो एग्जिट फाइल पड़ी है या जो उसका कोड पड़ा हुआ है, आप उसको प्रोग्राम कह सकते हैं। लेकिन प्रोसेस, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट कब होता है? जब आपको उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए दो मोड है। एक तो आप अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो आप उसमें उसको डबल क्लिक कर देते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो है वो आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस है, वहाँ पे आप वहाँ पे उस प्रोग्राम का अक्सर नाम लिखा जाता है। तो वो एग्जी फाइल का नाम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, फिर वो एग्जीक्यूशन में चला जाता है। तो जो ही आप उसको डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हार्ड डिस्क से उसको रैम में लोड करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड हैं, प्रोसेसर है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो भी उसको एलोकेट करेगा। प्रोसेस के अंदर हमारे पास कोड सेक्शन, जो हमने मैंने बात की, जो उसका कोड होता है उसको टेक्स्ट सेक्शन अक्सर कहा जाता है। डाटा सेक्शन जो उसका जिस डाटा के ऊपर वो काम कर रहा है और उसके फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो कोड सेक्शन वो जो उसका कोड है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम है, हम बात करते हैं पावर पॉइंट है, ब्राउजर है, तो वो जो कोड होता है उसका, ठीक है, वो उसका टेक्स्ट सेक्शन होता है। डाटा सेक्शन वो उस प्रोग्राम किसी न किसी डाटा पे काम करता है, अगर वो जिस डाटा को प्रोसेस कर रहा है। स्टैक जो है, स्टैक के ऊपर आपके जो फंक्शन जब कॉल होते हैं और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ना वो पास किए जाते हैं, तो वो आपके जो लोकल वेरिएबल्स हो गए, वो सारी चीज़ें वो स्टैक पे इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके अलावा आपका हीप होता है, ये जो डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट होती है प्रोसेस को, तो वो आपके पास हीप में आ जाती है। अ, इसके अलावा और इन्वायरमेंट से रिलेवेंट जो वेरिएबल्स हैं उसकी डाटा जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ जाती है। सीपीयू स्टेट प्रोग्राम काउंटर, जो आपका प्रोसेसर आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो उसके दौरान जो प्रोसेसर की स्टेट होती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है और रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेसर की, वो भी प्रोसेस का हिस्सा होती है, क्योंकि बाद वक़्त प्रोसेस को रोकना पड़ता है। ठीक है, उसको स्टॉप करना पड़ता है, फिर दोबारा उसको रिज्यूम करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर उसकी प्रोसेसर के अंदर उस वक्त जो स्टेट थी उसको भी सेव करना पड़ता है। तो ये है आपके पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सारी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस के बारे में। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है किसी भी प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। अच्छा जी, प्रोसेसेस हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास आईओ बाउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं और दूसरे हमारे पास सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं। आईओ बाउंड प्रोसेसेस हमारे पास
वो प्रोसेसेस होते हैं कि जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर उनका जो ज़्यादा उनकी एक्टिविटी होती है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा को रीड करने की होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें प्रोसेस की लाइफ टाइम बताई गई है, तो यहाँ पे अगर देखें इस प्रोसेस में यहाँ पे वो आईओ को रीड आईओ के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, यहाँ पे आईओ कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। और ये कुछ जो बीच में पार्ट्स हैं, वो वहाँ पे वो प्रोसेसर को उसकी प्रोसेसर की ज़रूरत है उसको। तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो इसकी ओवरऑल जो लाइफ टाइम है इस प्रोसेस की, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी लाइफ। तो इसमें आप देख लें तो मोर देन 70% जो है इसने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेशन किया है, या किसी इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड किया है, या किसी आउटपुट डिवाइस पे डाटा को राइट किया है, ठीक है। तो इस किस्म की प्रोसेस को हम प्रोसेस कहते हैं। इसमें हमारे पास आपके पास एग्जांपल आ सकती है, एमएस वर्ड हो गया, ठीक है, और इस तरह के टेक्स्ट एडिटर्स हो गए जिसके अंदर आपने कुछ आप राइट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोसेसर की जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी लाइफ टाइम में, जितनी कि आपने उसमें टाइपिंग आप कर रहे हो, ठीक है, डाटा रीड किया जा रहा है, ठीक है, फाइल में राइट किया जा रहा है तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा होगा। तो इस किस्म की प्रोसेस आपके पास आईओ बाउंड प्रोसेस है। अच्छा जी, दूसरे जो है हमारे पास सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं। सीपीयू बाउंड प्रोसेस जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्रोसेसेस जो कि ज़्यादा उनकी लाइफ टाइम के अंदर कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसकी लाइफ टाइम अगर आप देखें तो इसमें जो ज़्यादा वक्त जो है ये प्रोसेस उसको इस प्रोसेस को प्रोसेसर की ज़रूरत है, और बहुत कम बीच में जो है ना इसकी लाइफ के अंदर इसको वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डाटा को रीड कर रहा है। तो इस किस्म के आपके पास प्रोसेसेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं ग्राफिक या कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जब उसको उसके ऊपर उसको आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में चेंज करते हैं, या उसको एडिटिंग करके आप जब उसको फाइनली उसको वो प्रिपेयर करता है एडिटर, तो आप देखते हैं कि वो उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से चलें, अगर आपके पास आपने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिससे आप अपने कुछ फाइल्स जो है उनको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप अपने आपके पास 10 फाइल्स हैं, आपने उनको कंप्रेस करना है, तो आपने जब उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो आपने उसको वो 10 फाइल्स देनी है, उसके बाद उसने उसको कंप्रेस करना स्टार्ट कर देना है। तो उसकी पूरी लाइफ टाइम में जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि आपने उसको नाम बताना है फाइल्स का, ठीक है, उसके बाद उसने कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है। तो उसकी थ्रू आउट उसकी लाइफ टाइम जो है ना उसमें ज़्यादातर प्रोसेसर इस्तेमाल होगा। तो आखिर में जब वो कंप्लीशन कर लेगा तो आपको एक मैसेज दे देगा। तो ज़्यादा इनपुट आउटपुट उसके अंदर है नहीं, सारा काम जो है प्रोसेसिंग है। तो इस किस्म की प्रोसेस जिसके अंदर प्रोसेसर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रोसेस की स्टेट्स। प्रोसेस जब हमारे पास एग्जीक्यूट होता है तो उसकी स्टेट्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में जाता रहता है। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तो उस वक्त डिफरेंट प्रोसेसेस की डिफरेंट स्टेट होती हैं। सबसे पहले जब प्रोसेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो वो न्यू स्टेट में जाता है वो प्रोसेस, और उसके बाद जब वो वेट कर रहा होता है रेडी क्यू में, एक क्यू सा होता है जिसके अंदर जाके सारे प्रोसेसेस वेट करते हैं प्रोसेसर, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसेस हैं और प्रोसेसर फॉर एग्जांपल एक है या दो है या चार हैं, वो प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, तो एक क्यू होता है जिसके अंदर जाके वो उसको रेडी क्यू कहते हैं, वहाँ पे जाके प्रोसेसेस वेट करते हैं कि उनको प्रोसेसर फारिग हो जाए और उनको प्रोसेसर असाइन किया जाए, ठीक है। तो वो आपके पास उस वक्त जो प्रोसेस होता है जब रेडी क्यू में होता है, वो रेडी स्टेट में होता है। अच्छा जी, फिर जो है आपके पास रनिंग स्टेज, जब उस प्रोसेस को किसी प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर दिया जाता है और प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, उस वक्त वो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में होता है। अब इसी रनिंग स्टेट के दौरान जो है वो प्रोसेस जो है उसको हो सकता है कि किसी डिवाइस पे डेटा को राइट करने की ज़रूरत है, तो जब वो राइट करता है या वो प्रोसेस किसी डिवाइस से डेटा को रीड करना होता है, तो उस दौरान प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में चला जाता है,
सॉरी वेटिंग स्टेट में जब उसने किसी डिवाइस से डेटा रीड करना होता है और वो डिवाइस जो है वो कोई और प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो डिवाइसेस भी बिजी होंगी, वो सारे प्रोसेसेस एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस जो है वो डाटा रीड करना चाहता है हार्ड डिस्क से, और उस हार्ड डिस्क को कोई और प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, तो ये वेट करेगा ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास टर्मिनेटेड, जब प्रोसेस काम खत्म कर लेता है, मैं इसको चलो बता दूं आपको, चलें आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है या कोई भी, तो उसमें जब आप एग्जिट का बटन प्रेस करते हो तो वो टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किसी प्रोसेस को, जैसे मैंने कंप्रेशन की एग्जांपल दी, आपने उसको लगाया और उस समय काम खत्म किया और वो एग्जिट हो गया, तो वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस की स्टेट्स हैं। अच्छा जी, ये आपके पास डायग्राम जो है आपको बता रही कि जो प्रोसेसेस जो हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो न्यू स्टेट में होता है, और प्रोसेस जब न्यू स्टेट में जब क्रिएट होता है तो न्यू स्टेट में हो जाता है। उसके बाद वो प्रोसेस जो है रेडी क्यू में जाता है, ठीक है, और रेडी क्यू में जाके वो वेट करता है कि प्रोसेसर फारिग हो जाए, ठीक है। जब प्रोसेसर फारिग हो गया, ठीक है, मैं इधर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास प्रोसेस जो है न्यू जो बना है उसका नाम प्रोसेस P1, ठीक है। प्रोसेस P1 न्यू स्टेट में था, फिर जब ये न्यू स्टेट से ये चला गया रेडी स्टेट में, प्रोसेस P1, ठीक है। प्रोसेस P1 जो है वो रेडी स्टेट में है, और इस दौरान जब ये रेडी स्टेट में है तो रनिंग स्टेट में कोई और प्रोसेस है, उसका नाम है प्रोसेस P10, ठीक है। ऐसी नाम दीजिए, मैंने कोई भी नाम आप दे सकते हैं इन प्रोसेसेस को। तो प्रोसेस P10 रनिंग स्टेट में, अब प्रोसेसर फारिग नहीं है क्योंकि प्रोसेस P10 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस P1 अपनी बारी का इंतजार करेगा। तो जब प्रोसेसर फारिग हो जाएगा, मिसाल के तौर पे ये प्रोसेस P10 जो है इसको प्रोसेसर के का 1 सेकंड मिला था, तो जब इसका टाइम पूरा हो गया, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये आ जाएगा वापस रेडी क्यू में आके इंतज़ार करेगा, ठीक है। और ये रेडी क्यू में इंतज़ार करेगा तो यहाँ से ये प्रोसेसर आपके पास फारिग हो जाएगा, और ये प्रोसेस P10 जो है ये रेडी स्टेट में आके अपनी बारी का दोबारा इंतज़ार करेगा, और इसके बाद प्रोसेसर फारिग है, तो इस वजह से प्रोसेस P1 को प्रोसेसर मिल जाएगा और प्रोसेस P1 जो है वो रेडी स्टेट में, रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस P1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर फारिग है उसको इसकी बारी है। फॉर एग्जांपल इसको लोकेट करना है, तो आपके पास रनिंग स्टेट में आ गया प्रोसेस P1, रनिंग स्टेट में, पहले रेडी स्टेट में था, वेट कर रहा था प्रोसेसर का, फिर रनिंग में आ गया, ठीक है। अब इसी दौरान प्रोसेस P1 ने किसी डिवाइस से डेटा रीड करना है। फॉर एग्जांपल जिस डिवाइस से डेटा रीड करना है वो डिवाइस मैं कहता हूँ वो है हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे डेटा रीड करना है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसको, हार्ड डिस्क ड्राइव से कोई और प्रोसेस है जो कि डेटा रीड कर रहा है। कौन सा प्रोसेस डेटा रीड कर रहा है जी? जो प्रोसेस डेटा रीड कर रहा है उस प्रोसेस का नाम है प्रोसेस P3, ये डेटा को रीड कर रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है। और इसी दौरान जो है प्रोसेस P1 ने भी डेटा रीड करना है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि प्रोसेस P3 डेटा रीड कर रहा है। तो क्या होगा कि प्रोसेस P1 जो है वो फिर आ जाएगा वेट स्टेट में। वेटिंग एक क्यू होगा हर डिवाइस का, जिसमें अगर वो डिवाइस बिजी है तो प्रोसेस जो है उसमें वेट करेगा, ठीक है। तो प्रोसेस P1 जो है वो वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, तो इसका प्रोसेस P1 वेटिंग स्टेट में आ गया, तो फिर प्रोसेसर इससे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी ये वेटिंग स्टेट में आ गया, तो फिर इसी तरह से अब इसी दौरान प्रोसेस P1 जो वेटिंग स्टेट में था, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उससे जो प्रोग्राम P3 डेटा रीड कर रहा था या राइट कर रहा था वो फारिग हो गई, हार्ड ड्राइव फारिग हो गई। तो अब क्या करेगा प्रोसेस P1 जो है वो इससे डेटा को रीड करेगा,
डेटा रीड करने के बाद दोबारा रेडी स्टेट में फिर चला जाएगा, वहाँ पे जाके अपनी बारी का दोबारा इंतज़ार करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से रनिंग से वेटिंग में आया प्रोसेस P1, फिर वेटिंग में यहाँ पे डेटा को रीड या राइट कर लिया, तो फिर दोबारा ये रेडी स्टेट में आके अपनी बारी का प्रोसेस P1 वेट करेगा। ठीक है, या मैं इसको मैं देखता हूँ ये प्रोसेस P10 पहले से वेट करे तो ये उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा, ये P1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है प्रोसेसेस जो है ना, उनकी स्टेट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है उनकी स्टेट्स चेंज होती रहेंगी। कभी वो रेडी स्टेट में जाएंगे, कभी रनिंग में जाएंगे, और कभी जो है वो वेटिंग में जाएंगे। अब उसी दौरान अब फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 जो है वो वेट कर रहा था और उसको प्रोसेसर असाइन हो गया, प्रोसेसर असाइन हो गया प्रोसेस P1 को, तो फिर दोबारा वो प्रोसेस P1 जो है वो दोबारा रनिंग स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, P1 चला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि प्रोसेस P1 का काम ख़त्म हो गया, जो उसने टास्क था उसका वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद प्रोसेस P1 जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट स्टेट्स में प्रोसेसेस की चेंज होगी। मैं दोबारा ये जो इसके जो है ना बता देता हूँ, ये हर एक स्टेट जो चेंज हो रही है तो किस तरह से देखें। यहाँ पे आपके पास प्रोसेस न्यू से एडमिट हो जाता है, जब सिस्टम के अंदर बन जाता है, क्रिएट हो जाता है और स्पेस होती है रैम में, तो उसको रेडी स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे रनिंग स्टेट में कोई प्रोसेस था, उसको उसका टाइम ख़त्म हो गया, तो शेड्यूलर होता है वो क्या करता है कि वो करंट प्रोसेस को रोक के वो यहाँ पे जो रेडी स्टेट में प्रोसेस होगा उसको वो रेडी से रनिंग में CPU शेड्यूलर प्रोसेसर उसको एलोकेट कर देगा। ठीक है, और जब ये आपके पास ये जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका टाइम खत्म हो गया, तो इंटरप्ट जनरेट होगा, इंटरप्ट जनरेट होने से वो प्रोसेस रनिंग से दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से रनिंग में है तो अगर यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड करना है लेकिन वो फारिग नहीं है, तो फिर वो वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब वो IO इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, IO डिवाइस से डेटा रीड राइट करना था वो कंप्लीट हो गया, तो दोबारा रेडी स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर रनिंग में और उसका काम खत्म हो गया तो वो टर्मिनेट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं और कौन कौन से इवेंट्स जो है वो अकर होंगे जिसके प्रोसेस जो हैं वो अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जैसे मैंने इससे पहले बात की कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ये आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, आप इसको कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को जो है अच्छा, ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मैं दोबारा बताता हूँ कि जी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है और उसके अंदर उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस स्टेट होती है कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, जैसे हमने इससे पहले डिस्कस किया कि प्रोसेस जो है वो न्यू स्टेट में है या रेडी रेडी स्टेट में है या रनिंग में है या वेटिंग में। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर कि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेसर के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करता है कि प्रोसेस की नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेस जो है उसके अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस है, तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है उस प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये
प्रोग्राम काउंटर है हमारे पास, ठीक है। और ये प्रोग्राम काउंटर पीसी को कहते हैं, पीसी इसके अंदर होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, फॉर एग्जांपल करंटली प्रोसेसर जो है वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 आप देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 3, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ 3, तो 3 का मतलब कि प्रोग्राम काउंटर में 3 जो है, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस की, वो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 होगी। तो ये इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काउंटर की बात होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास और रजिस्टर्स भी सीपीयू के जो होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। सीपीयू के जो और रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज भी स्टोर होती है। जिस तरह से हमारे पास प्रोसेसर के अंदर और रजिस्टर होते हैं, एक्यूमुलेटर है, बी रजिस्टर है, हमारे पास स्टैक पॉइंटर है, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उनकी वैल्यू भी स्टोर होती है। उसकी वजह ये है कि प्रोग्राम किसी प्रोसेस को बाद औक़ात रोकना पड़ता है, तो तमाम उसकी रजिस्टर्स की वैल्यू सेव कर दी जाती है, तो दोबारा जब उसको इसी जगह से उसको दोबारा रीस्टार्ट किया जाए, तो ये इसी तरह से तमाम प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू को रीस्टोर किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू भी स्टोर की जाती है। फिर आपके पास है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, जो उसकी प्रायोरिटी है। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब कि प्रोसेसर जो है वो हर एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है, तो इसके लिए शेड्यूलिंग की जाती है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हर एक जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है, तो प्रायोरिटी की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, आपका जो प्रोसेस है उसको रैम में स्पेस एलोकेट होती है, तो उसकी जो सारी इसको स्पेस एलोकेट होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अक्सर बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, जो हमने प्रीवियस एक सेशन में हमने उस पर डिस्कशन की थी कि बेस रजिस्टर होता है जिसके अंदर उस प्रोसेस जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रैम के अंदर जिस लोकेशन से, उसका एड्रेस होता है, और लिमिट के अंदर उसका टोटल साइज होता है, जिस दोनों की मदद से वो प्रोसेस रैम के अंदर कौन सी स्पेस एलोकेट कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो भी पीसीबी में स्टोर होती है। इसके साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो प्रोसेस कितनी रैम यूज, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, कितना प्रोसेसर टाइम यूज कर रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी डिवाइसेस जो है ना इसको एलोकेटेड है, कौन कौन सी फाइल्स इसने प्रोसेस ओपन की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से पर प्रोसेस फाइल टेबल जो उसने फाइल्स ओपन की हुई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस आईडी उसकी, उसका अपना एक उसको एक खास न्यूमेरिक आईडी दी जाती है, वो उसके अंदर होती है। पेरेंट आईडी, वो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं जिनके पेरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जो दूसरे प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस क्रिएट करेगा वो पेरेंट प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस क्रिएट होगा वो चाइल्ड प्रोसेस होगा। तो चाइल्ड प्रोसेस के अंदर जो है हमारे पास पेरेंट की प्रोसेस आईडी भी स्टोर होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करता है अपने पास हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को। उसके बाद ये आपके पास है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक डायग्राम की फॉर्म में बता दिया गया है कि कौन, ये आपके पास पीसीबी है। पीसीबी के अंदर जो हमने पीछे सारी बातें डिस्कस की उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपको शो करके बता रहा है कि जी पॉइंटर्स की इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस की स्टेट है, प्रोसेस नंबर है, प्रोग्राम काउंटर्स है जो प्रोसेसर में होता है, रजिस्टर्स हैं प्रोसेसर की, उसकी वैल्यूज है, मेमोरी लिमिट्स हैं, बेस और जो लिमिट रजिस्टर है, ओपन फाइल जो है उसकी लिस्ट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बता दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसके अंदर बेसिकली क्योंकि हमारे पास जब एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे आपकी स्लाइड बताता हूँ जो हमने देखी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास प्रोसेस P1 रेडी स्टेट में है, ठीक है, और प्रोसेस P2 रनिंग स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो प्रोसेसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं तो फिर हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर का थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, मिली सेकेंड्स में वो टाइम होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकेंड में ले लेता हूँ, हर प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड मिले हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास सिस्टम में जो है ना 50 प्रोसेस है, तो हर 10 मिली सेकेंड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बारी आती है, ठीक है। तो अब उसमें जब एक प्रोसेस को रोका जाता है, जैसे यहाँ पे करंटली आप देख रहे हैं प्रोसेस P2 है, जब इसको रोका जाएगा तो इसने तो अपना काम अभी कंप्लीट नहीं किया, इसका काम
तो अभी जारी था, तो इसको थोड़ा टाइम के लिए रोका गया है, तो ये अब रेडी स्टेट में जाएगा, दोबारा अपनी बारी का इंतजार करेगा। ठीक है, तो जब ये अपनी बारी का इंतजार करेगा तो उस वक्त इसकी सारी इंफॉर्मेशन, ये जो करंटली जहां तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका था, वो सारी इंफॉर्मेशन इसकी पीसीबी में स्टोर होगी। ठीक है, और इस प्रोसेस को, प्रोसेस P2 को रेडी स्टेट में लेके जाया जाएगा। तो और यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसेस P1, इसको प्रोसेसर एलोकेट किया जाएगा और ये अपना काम स्टार्ट करेगा। तो ये जब एक प्रोसेस को रोकते हैं और उसको रेडी स्टेट में ले जाते हैं और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस को स्टॉप करना और जो उसका सारा कॉन्टेक्स्ट था जहां तक उसने एग्जीक्यूशन की थी उसको स्टोर करना, ठीक है, स्टॉप करके, और दूसरे प्रोसेस को लोड करना और उसको रनिंग स्टेट में लेके आना। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो यही चीज जो है ये आपको आगे डायग्राम में नजर आ रही है। ये जो डायग्राम, हाँ, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्रोसेस, दो प्रोसेसेस बताए गए हैं और बेसिकली बताया गया है कि आपके पास ये प्रोसेस P0 है और ये प्रोसेस P1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोसेस P1 जो है उसकी लाइफ बताई जा रही है। जब प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे इसको, ये प्रोसेस P0 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी दौरान जो है प्रोसेस P1 जो है इस वक्त आइडल पोजीशन में है, आप कह सकते हैं जी रेडी स्टेट में। जब प्रोसेस P0 यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा था, इस दौरान इसकी जो है ना वो टाइम जो एलोकेटेड था वो कंप्लीट हो गया। जो टाइम क्वांटम इसको मिला था, जो एक थोड़ा टाइम इसने प्रोसेसर को यूज करना था, तो क्या होगा, इसकी पीसीबी जो है, इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी इसकी पीसीबी में। पीसीबी को हमने ले लिया पीसीबी 0, मतलब पीसीबी 0 का मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस 0। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब दूसरा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है वो है प्रोसेस P1। तो इसकी पीसीबी जो है उसको लोड किया जाएगा, उसको यूज करके रैम में उस प्रोसेस को लोड किया जाएगा और वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। जब ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा तो उस वक्त प्रोसेस P0 जो है वो आइडल पोजीशन में होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो प्रोसेस P1 को जो टाइम मिला था वो पूरा हो गया। फिर दोबारा प्रोसेस P1 की जो इन्फॉर्म को दोबारा स्टॉप किया जाएगा। तो प्रोसेस P1 को स्टॉप किया जाएगा। तो स्टॉप कैसे किया जाएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन दोबारा पीसीबी में स्टोर की जाएगी। उसकी पीसीबी है PCB1। PCB1 का मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोसेस 1। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाएगी, ठीक है, पीसीबी में। और उसके बाद अब प्रोसेस P0 जो है उसकी पीसीबी को यूज करके उस प्रोसेस को दोबारा प्रोसेस P1 को लोड किया जाएगा और उसको एग्जीक्यूशन दी जाएगी। तो आप देख लें, एक प्रोसेस को जब लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो दूसरा प्रोसेस आइडल पोजीशन में होता है। फिर जब ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो दूसरा प्रोसेस आइडल पोजीशन में होता है। तो इसी तरह से जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसको स्टॉप किया जाता है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ तक उसने एग्जीक्यूशन कर लिया, उसको उसकी पीसीबी में स्टोर किया जाता है और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, उसकी पीसीबी लोड की जाती है। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इस तमाम प्रोसेस को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसके अंदर एक प्रोसेस को स्टॉप करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी पीसीबी में स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो उसकी पीसीबी से उसकी इंफॉर्मेशन लोड करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। या आप इसको यहाँ में देखें तो सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस कैसे स्विच होता है, तो एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को उसकी पीसीबी में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, और स्टॉप हो जाता है वो प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास ड्यूरिंग प्रोसेस जो शेड्यूलिंग, अच्छा इसको फिर नेक्स्ट उसमें करते हैं।